अभी तक हम देख रहे थे कि निरुपाधिक न्याय वाक्य किसको कहते हैं और उसके मानक आकार की बात हमने की और उसकी क्या शर्तें हैं निरुपाधिक न्याय वाक्य की, किस युक्ति को निरुपाधिक युक्ति कहा जाता है उसकी बात हमने की। अब हम देखेंगे कि इस युक्ति की अवस्था और आकृति, ये इस पर भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि युक्ति की दो चीज़ें हैं। एक है, मिटाना नहीं चाह रही थी, किसी भी युक्ति का सबसे पहले उसको मानक आकार में उसको व्यवस्थित करना और उसके बाद उसकी अवस्था और आकृति, ये दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, फिगर और उसका मूड, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अवस्था और आकृति। किसी भी युक्ति की अवस्था और आकृति पर सवाल पूछा जाता है, यह भी बहुत आसान है और इसमें हम क्या करते हैं कि अवस्था देखने के लिए हमको केवल इतना देखना होता है कि जो 3 तर्क वाक्य युक्ति में प्रयोग में आए हैं, 2 आधार वाक्य और 1 निष्कर्ष, वो तीनों किस प्रकार के तर्क वाक्य हैं। जो 4 प्रकार का जो वर्गीकरण आपको समझाया गया था, ए, ई, आई और ओ, उसमें देखना होता है कि मुख्य आधार वाक्य किस प्रकार का है, अमुख्य आधार वाक्य किस प्रकार का है और निष्कर्ष किस प्रकार का है। केवल हमको इतना लिख देना होता है। मान लीजिए ई प्रकार का, जैसे कि आपने देखा कि पहला जो आपका मैंने युक्ति पिछले लेक्चर में आपको बताई थी कि कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, तो वो ई प्रकार का वाक्य था, तो हम ई, और दूसरा था कुछ सिपाही कायर हैं, उसमें कहा गया था, तो वो अंशव्यापी कथन था आई प्रकार का, और फिर कहा गया था कि इसलिए कुछ सिपाही बहादुर नहीं हैं, तो वो ओ प्रकार का। तो उसकी अवस्था कैसी बनेगी, जो युक्ति मैंने पहले और भी युक्तियों पर हम इसको अप्लाई करके देख लेंगे, मुझे मिटाना पड़ा इसलिए मैंने मिटा दिया। लेकिन अवस्था का मतलब होता है कि आप उन तीनों तर्क वाक्यों के प्रकार के बारे में लिखेंगे, आपको केवल इतना लिखना है, ये आपकी अवस्था हो गई, ई, आई और ओ। पिछली जो मैंने आपको उदाहरण दिया था उसका मैं बता रही हूँ, हिंदी में अगर लिखना होगा तो आप इसको लिखेंगे ए, ई और ओ, केवल आपको इतना लिखना है। ये हो गई किसी भी युक्ति की अवस्था। अब आती है बात फिगर की। फिगर किसको कहते हैं? फिगर 4 प्रकार के फिगर हैं और ये 4 प्रकार के फिगर का जो निर्धारण है वो किसी भी युक्ति में मध्यम पद की जो स्थिति है, मध्यम पद की स्थिति को ध्यान में रख करके उसकी आकृति तय की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पिछली युक्ति जो आपको मैंने लिख के बताई थी उसी की बात करूं, तो उसके आधार पर हमने देखा था कि उस युक्ति में हमने क्या कहा था कि कोई भी, पहला वाक्य क्या था, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, इसी तरह का था, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता। बहादुर यहाँ था जो मुख्य पद था पी, और दूसरा सेंटेंस था और यहाँ पर मिडिल टर्म था, कायर नहीं होता। दूसरा था कुछ सिपाही, सिपाही उसका माइनर टर्म था सिपाही, और उसकी स्थिति यहाँ पर थी कुछ सिपाही, दूसरा था कायर हैं, ऐसा था आई प्रकार का, है ना, कायर हैं। तो दोनों में कायर मिडिल टर्म यहाँ था। तो ये जो मिडिल टर्म की स्थिति है यह किसी भी युक्ति की आकृति का, फिगर का निर्धारण करती है। अब ये 4 तरीके से, और नीचे निष्कर्ष था, नीचे निष्कर्ष था, है ना। तो यहाँ पर था आपका मुख्य पद, यहाँ पर था अमुख्य पद और यहाँ पर थे मध्यम पद। अब 4 आकृतियाँ बनती हैं
किन्हीं भी युक्तियों की जो आप निरुपाधिक युक्ति देखेंगे उसमें मध्यम पद की क्या स्थिति है उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि किसी भी युक्ति की आकृति का निर्धारण होता है। ये 4 आकृतियाँ कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ और फिर उदाहरण दे करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये निश्चित हैं कि उसको बोला ही यही जाता है कि यह फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है, थर्ड फिगर है और फोर्थ फिगर है। तो फर्स्ट फिगर की क्या स्थिति, प्रथम आकृति की, फर्स्ट फिगर क्या है, समझने की दृष्टि से मैं आपको समझा देती हूँ। समझने की दृष्टि से इसको आप ऐसा याद रखेंगे, फर्स्ट फिगर बहुत आसान हो जाएगा याद रखना कि इसमें उल्टे जेड की आकृति बनेगी। ये आपका जो प्रेडिकेट है ऊपर यहाँ रहेगा, सब्जेक्ट है यहाँ रहेगा और मध्यम पद दोनों के यहाँ रहेंगे। ऐसी आकृति जब बनेगी तब हम किसी भी युक्ति को कहेंगे कि वो प्रथम आकृति में है, जहाँ पर जो मुख्य पद मैंने कहा निष्कर्ष का जो विधेय है मुख्य पद है वो प्रथम जो मुख्य आधार वाक्य है उसका भी विधेय हो। दूसरा जो माइनर टर्म जो निष्कर्ष का उद्देश्य पद होता है वो दूसरे आधार वाक्य का उद्देश्य हो और मिडिल टर्म इसका मिडिल टर्म जो है इसका विधेय हो। सेकंड वाला जो माइनर आपकी प्राइमिसेस है और पहला जो आधार वाक्य है उसका मिडिल टर्म जो है वो उसका उद्देश्य पद होना चाहिए। तो ऐसे आपको समझने में और याद रखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, इसीलिए बहुत आसान करके मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसा जब उल्टे जेड की आप मिडिल टर्म को मिला दीजिए और उल्टे जेड की जब आकृति बने तब आप कहेंगे कि कोई भी युक्ति फर्स्ट फिगर में है। ऐसे इसको याद रखना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। दूसरा सेकंड फिगर किसको कहेंगे, द्वितीय आकृति। द्वितीय आकृति में आप याद रखिए मध्यम पद की स्थिति से इस आकृति का निर्धारण होता है। द्वितीय आकृति में आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों में मध्यम पद रहेगा इस तरीके से। राइट हैंड साइड से इन दोनों को राइट हैंड साइड ऐसे याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ अनौपचारिक रूप से। मध्यम पद की स्थिति दोनों ही आधार वाक्यों में मध्यम पद जो है वो विधेय रहेगा और ये हुआ आपका प्रेडिकेट और ये हुआ आपका सब्जेक्ट और ये हुआ निष्कर्ष। तो इस तरह की आकृति जब बनेगी तब वो हम कहेंगे कि सेकंड फिगर द्वितीय आकृति है। तृतीय आकृति क्या है, तृतीय आकृति मध्यम पद की स्थिति यहाँ रहेगी लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मध्यम पद और ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट। ये हुआ थर्ड फिगर। और चतुर्थ आकृति क्या है, फोर्थ फिगर। फोर्थ फिगर में आप जो जेड है वो आपका वो सीधा हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ हुआ प्रेडिकेट, यहाँ हुआ सब्जेक्ट और ये मिडिल टर्म। तो आप देख रहे हैं कि मिडिल टर्म की स्थिति के आधार पर ये 4 आकृतियाँ किसी भी युक्ति में आपको देखने को मिलेंगी। ये निश्चित हैं। ऐसी स्थिति जब होती है मध्यम पद की उसको हम कहते हैं कि कोई भी युक्ति जो है वो प्रथम आकृति में है। ऐसी स्थिति जब मध्यम पद की होती है तब हम कहते हैं कि वो द्वितीय आकृति में है। ये स्थिति जब रहेगी तब हम कहेंगे कि युक्ति तृतीय आकृति में है और यह स्थिति जब रहेगी तब हम कहेंगे कि यह युक्ति फोर्थ फिगर में है। अब आप देखें और अवस्था जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों जो तर्क वाक्य हैं, प्रथम जो मुख्य आधार वाक्य है, दूसरा जो अमुख्य आधार वाक्य है और तीसरा जो निष्कर्ष है, उसका प्रकार क्या है, केवल आपको उनका प्रकार लिखना है। जैसे हमने पिछली बार देखा था, जो हम युक्ति पर बात कर रहे थे, जो उदाहरण दिया था, उसमें उसकी अवस्था क्या आई थी, ई, आई और ओ। अब हम देखें कि वो किस फिगर में था।
तो आप देखेंगे कि उसमें पहला वाक्य था कि कोई भी बहादुर कायर नहीं होता। तो कायर जो था मिडिल टर्म था, वो यहाँ था, यहाँ लिख लें, मान लीजिए उसको, वो विधेय था। कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, प्रेडिकेट यहाँ था और मिडिल टर्म यहाँ था। दूसरा सेंटेंस था कुछ सिपाही कायर होते हैं, ये था। तो कायर मिडिल टर्म था और सिपाही जो है वो उद्देश्य पद था। तो ये इस तरह की बन रही थी। मिडिल टर्म जो है वो दोनों ही आधार वाक्यों का विधेय पद था। तो आप देखेंगे कि ये आकृति कहाँ रही है और नीचे निष्कर्ष रहता है किसी भी युक्ति में। तो ये आकृति आप देखेंगे, तुरंत आप पहचान लेंगे कि ये आकृति, ये सेकंड जो फिगर है वो। तो जो मैंने उदाहरण पहले दिया था आपको, मानक आकार में युक्ति को लिखा था, उसकी अवस्था हो गई। आपको केवल इतना लिखना है, परीक्षा में पूछा जाता है, ये 10-15 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें केवल आपको 3 शब्द लिखने, 3 वर्ण लिखने एक तरीके से, ई, आई और ओ। हिंदी में लिखें तो बिल्कुल ध्यान रखें, दोनों में ही लिख दें। मैं आपको कहूँगी ए, ई और ओ, जिससे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। आप दोनों में ही इसको लिख दें, ई, आई, ओ और ए, ई, ओ ब्रैकेट में कर दें। अगर आप हिंदी मीडियम से लिख रहे हैं तो इंग्लिश का ब्रैकेट में कर दें। और इस तरीके से आप लिखेंगे कि अगर आप रफ वर्क भी कर सकते हैं, रफ करके, और आप बता सकते हैं कि मध्यम पद की ये स्थिति है, दोनों ही आधार वाक्यों में वो जो है वो विधेय पद है, इसलिए ये युक्ति जो जिसका उदाहरण मैंने दिया था सेकंड फिगर में होगी। केवल आपको लिखना है द्वितीय आकृति, इतना ही केवल आपको लिखना है। तो ये बात हुई फिगर और मूड की। अब आगे हम किसी युक्ति को, कोई युक्ति वैध है या अवैध है, इसको कैसे तय करेंगे, इसके कुछ नियम हैं और वेन रेखा चित्र के माध्यम से भी उनकी वैधता या अवैधता को हम देख सकते हैं। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे।